हाँ, लामा के परिवार के, लामा के वंश के लोग कायर हो सकते हैं कि उनकी विरासत पे खड़ा होकर कोई जय श्री राम के नारे लगाए, जय हनुमान के नारे लगाए और वो मूक दर्शक बनकर देखते रहे जी। तो मुझे लगता है कि नागपुर के लोगों में वो बहादुरी थी, उन्होंने उसका विरोध किया। वो ठेस लग रही है। जय श्री राम के नारे लगाने तो अयोध्या बनाए, जाए नारे लगाओ, बिल्कुल जितना शोरगुल करना खूब करो। दुनिया भर के लोग राम 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 के, जय श्री राम के नारे लगाए, तो अयोध्या में लगाओ ना जाके। हमने किसी को मारने का प्रयास किया, जान से मारने का जी। अटेम्प्ट टू मर्डर, एक भिक्षु, और उसका क्या, जिसको ना तो मैं जानता हूँ जी, और जिसका हो रहा था वो मुझे नहीं जानता। भाई किसी को मारने का प्रयास तभी किया जा सकता है जिसके साथ आपकी बहुत बड़ी रंजिश हो जी। इस विवाद पे उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट किया और मारपीट का नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पे आक्रोश पैदा हो गया। एक 134 साल से चल रहे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को किस तरह गति दी गई 2025 में हम बात कर रहे हैं। 1992 उससे पहले 134 साल, जैसे मैंने बताया कि कितने साल पहले से ये आंदोलन चल रहा है, और वर्तमान में किस तरीके से आंदोलन को नेस्तनाबूद करने की जो आंदोलनकारी थे उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर वो कामयाब भी हुए। हमारे एक बौद्ध भिक्षु को जेल भी भेजा गया। 66 दिन बाद 21 जुलाई को माफ़ कीजिएगा, 66 दिन बाद 21 जुलाई को बनते विनाचार्य जी जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आकर बहुत सारी बातें उनसे करनी हैं। हालांकि मेरी खुद की तबीयत ख़राब थी, 20-22 दिन से मैं भी घर पर ही था, कहीं गया नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज 1 अगस्त है और मैं इस समय ठीक बनते विनाचार्य जी के साथ बैठा हूँ। बहुत सारी बातें हैं, चर्चा करनी है। बनते जी, पहले तो आपका स्वागत है तमाम बहुजन मीडिया चैनल्स में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। जी बताएं। बनते जी, सीधा एक सवाल जो सबसे बड़ा लोगों के जहन में है। 13 तारीख को एक बड़ा सवाल जहन में है, वो ये कि 13 तारीख को 13 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अगले दिन ऐसा क्या हुआ, आपने किसके साथ मारपिटाई की, क्या ऐसा हुआ कि रात में 11-12 बजे के करीब या 10-11 बजे के बीच में एफआईआर लिखी जाती है। पुलिस के ऊपर कितना बड़ा ऐसा दबाव था कि उसने उस तहरीर को एफआईआर में कन्वर्ट किया और आधे घंटे के अंदर ही आपको अरेस्ट कर लिया। पहला तो ये कि हमारी अरेस्टिंग पहले हुई है जी, और एफआईआर बाद में लिखी गई, और ये एफआईआर 13 तारीख की घटना की वजह से नहीं हुई जी। ये तो बहाना था एक, क्योंकि सब जानते हैं महाबोधि महाविहार का जो प्रमुख गेट है जी, जहाँ से हम महाबोधि महाविहार में प्रवेश करते हैं, वहाँ करीब करीब 10 से 20 कम से कम कैमरे लगे हुए हैं जी जी। दुकानों पे लगे हुए, महाविहार के ऊपर गेट पे लगे हुए कैमरे। बीटीएमसी का मेन जो काउंटर वहीं लगा हुआ है, वहाँ पे लगा हुआ है। तो उसके बाद पुलिस फोर्स लगी हुई वहाँ पे है जी। तो पुलिस फोर्स की मौजूदगी में, सीसीटीवी की मौजूदगी में हमने किसी को मारने का प्रयास किया, जान से मारने का जी। अटेम्प्ट टू मर्डर, एक भिक्षु, और उसका क्या, जिसको ना तो मैं जानता हूँ जी, और जिसका हो रहा था वो मुझे नहीं जानता। भाई किसी को मारने का प्रयास तभी किया जा सकता है जिसके साथ आपकी बहुत बड़ी रंजिश हो जी। इतनी बड़ी रंजिश हो, या तो उसको मेरे से खतरा हो या मुझे उससे खतरा हो, तो एक दूसरे के बचाव में शायद ऐसा कोई घटना हो जाए। पर ना तो मैं वो जो गुप्ता नाम के व्यक्ति, ना तो मैं उसको जानता हूँ, नीरज गुप्ता जी, और ना वो मुझे जानते जी। घटना थी क्या और बना क्या दी, इसके पीछे मंशा ये थी कि आंदोलन को कैसे
ख़त्म किया जाए और आंदोलन को ख़त्म करने में जिन जिन की साजिश थी वो अपनी अपनी साजिशों में कैसे कामयाब हुए। तो हम भावनात्मक तौर पे जिस उद्देश्य से गए थे उसके पीछे हमारी मंशा ये थी कि जो सैकड़ों की संख्या में नागपुर से उपासक उपासिकाएं आई थी और वो शाम के समय महाबोधि महाविहार में पूजा करने गई जी। पूजा करने गए तो वहाँ अंदर ही कुछ सिविल ड्रेस में, उस समय इंस्पेक्टर तो ये कह रहा था कि वो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले लोग हैं जो वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। व्हाइट शर्ट और जीन्स कुछ पहने हुए थे, महिलाओं ने बताया था। कुछ सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे और कुछ लोकल के गुंडे थे और महाबोधि महाविहार में वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जय हनुमान के नारे लगा रहे थे, जिसके विरोध में प्रतिक्रिया देते हुए नागपुर की कुछ उपासिकाओं महिलाओं ने कहा कि महाबोधि महाविहार है, यहाँ बौद्धों की आस्था श्रद्धा है, इससे हमारी भावनाओं को ठेस लग रही है। जय श्री राम के नारे लगाने तो अयोध्या बना है, जाए नारे लगाओ, बिल्कुल जितना शोरगुल करना खूब करो, दुनिया भर के लोग राम 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 के जय श्री राम के नारे लगाए तो अयोध्या में लगाओ ना जाके। इस विवाद पे उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट किया और मारपीट का नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पे आक्रोश पैदा हो गया जी। बाहर जब महिलाएं आई तो पता चला कि महाविहार के भीतर जो श्रद्धा से भावना से आए थे उनके साथ जो जुल्म अत्याचार पुलिस प्रशासन ने सिविल ड्रेस में और लोकल गुंडों ने किया, उन्होंने बाहर आकर अपनी अंदर की सारी दास्ता सारी, मोबाइल नहीं थे उनके पास, मोबाइल नहीं थे तो बाहर आकर उन्होंने मोबाइल फोन नहीं कर सकते थे। जो बाहर आए तब उन्होंने अपना दुख बयां किया कि ऐसे से हमारे साथ हुआ है जी। और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। तो पहले ही बार तो वो वहाँ से कुछ लोग 4-5 लोग जो है आकाश लामा के पास गए। तो आकाश लामा से जिस उम्मीद से वो गए थे कि भाई हम लोग धरने पे आए हैं तो धरना स्थल पे बैठे जिम्मेदार लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, कोई हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था, तो उसका संज्ञान लिया जाए जी जी। तो आकाश लामा ने अपनी जिम्मेदारी को ना निभाते हुए गैर जिम्मेदारा बयान दिया और ये कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा बीपी आप बढ़ा रहे हो, मेरा बीपी बढ़ा रहे हो जी जी जी। वो बीपी क्यों बढ़ रहा है उसका? क्योंकि उसकी तो वो साजिश है, ये कुछ हो, बीपी तो इसलिए बढ़ रहा है, किसी तरीके से इनको लांछन लगा के अलग करा जाए, कुछ तो हो यहाँ पे। तो आकाश लामा ने कहा कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, यहाँ से चले जाओ जी। और तुमको किसने कहा वहाँ जाने के लिए? अब आप बताइए, हजारों किलोमीटर से लोग आए तो महाबोधि महाविहार भी ना जाए जी। और डॉक्टर अंबेडकर जी को मानने वाले उपासक उपासिकाएं जी, और खासतौर पर नागपुर जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों की संख्या में धम्म की दीक्षा ली, वो उपासक महाबोधि महाविहार के परिसर में जय श्री राम के नारे या हनुमान के नारे कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल, वो इतने कायर तो नहीं थे। हाँ, लामा के परिवार के, लामा के वंश के लोग कायर हो सकते हैं कि उनकी विरासत पे खड़ा होकर कोई जय श्री राम के नारे लगाए, जय हनुमान के नारे लगाए और वो मुक्त दर्शक बनकर देखते रहे जी। तो मुझे लगता है कि नागपुर के लोगों में वो बहादुरी थी, उन्होंने उसका विरोध किया। उसके बाद वहीं से जहां हंगामा हो रहा था महाबोधि महाविहार के गेट प्रमुख द्वार के सामने, वहीं से टेलीफोन किया कि बनते जी ऐसा ऐसा हो रहा है। हम, जबकि मैं उससे बहुत खास मीटिंग कर रहा था, क्योंकि मीटिंग 13 तारीख की हुई तो 14 तारीख की वो भी फाइनल करनी थी कि हमें लोग दिल्ली में क्या क्या तैयारी करनी है। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ लोग बैठे थे, तो फ़ोन आया, उन्होंने ये कहा कि बनते जी ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, आप हमारे जल्दी से यहाँ पे आ जाए। और हमने अपने साथियों से कहा कि मीटिंग बाद में करेंगे, पहले हम वहाँ चले गए जहाँ ये जो मामला घटित हुआ है, कुकृत्य जो हुआ है वहाँ पर टेम्पल पे, जो महिलाओं के साथ वहाँ पे जो बदतमीजी की गई है, हम पहले वहाँ चले गए। हम रात को वहीं चले, हमारी पूरी टीम गई, तो हमने देखा कि प्रशासन खड़ा है पूरा जी। 50 फोर्स खड़ी प्रशासन की वहाँ, ऐसे तो मौजूद वहाँ पे मौजूद था मनोज कुमार सिंह, और हमारे लोग संख्या में वहाँ पे उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे कि आपके होते हुए महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, उनके साथ दुराचार हुआ, वहाँ पे बदतमीजी की गई उनके साथ, और हमारी FIR लिखो। और इंस्पेक्टर वहाँ पर मामले को रफा दफा करने के तमाम दलीलें देने लगा कि वो, हम लोग भी पहुंचे वहाँ पर, तमाम दलीलें वीडियो में सामने दिख रहा है, आप लोगों को फोन किया गया, आप सब लोग पहुंचे, वीडियो में दिख रहा है जी, आप लोगों को भी बिल्कुल। हमने जाके बात कहा कि हमने फिर आखिर में ये कहा कि अगर उन्होंने जब गलती मान भी ली कि हाँ हमसे गलती हुई है तो आप FIR दीजिए,
तो हम एफआईआर लिखने की तैयारी ही कर रहे थे कि तुरंत वहाँ लोकल के 30-40 गुंडे आ गए, जिन्होंने और 30-40 गुंडे आ गए, साइड में खड़े होकर जय श्री राम जय श्री राम, हाथापाई भी की उन्होंने, पहले नारे लगाने लगे, हाथापाई भी तो हुई। हमने इशारा किया पुलिस को कि इनको रोको। हमने इशारा किया पुलिस को, पुलिस से रुके नहीं, और उन्होंने हमारे लोगों पे, बहुत भिक्षु खड़े हुए तो वहाँ पे आके उन पे हमला किया, गाली गलौज की। उस गाली गलौज में अफरा तफरी मची और पुलिस ने किसी तरह से करके उनको खदेड़ दिया, भगा दिया, मौका दिया उनको भागने का मौका दिया, एक को भी नहीं पकड़ा जी। हम जबकि सब मौजूद है, प्रशासन लोकल के वहीं के सभी लोकल के आदमी, प्रशासन ने एक को भी पकड़ के गिरफ्तार नहीं किया, और बल्कि हमें भी हमारे पूरे लोगों को धमकाते हुए डराते हुए भगाया कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुकदमा कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा तुम्हें, तुम यहाँ पे दंगा कराओगे। अब पुलिस अपने आप ही बयानबाजी करना शुरू कर देगी, दंगा कराओगे, हिंसा भड़काओगे। अरे हिंसा हम कहाँ भड़का रहे, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले बौद्ध उपासकों के ऊपर जुल्म कर रहे। बिल्कुल, हम ये भी नहीं पूछ सकते कि पुलिस वाले सुरक्षा के लिए गए या जुल्म करने के लिए गए। पुलिस को रखा इसलिए जाता है कि वो सुरक्षा दे, पर यहाँ तो वही रक्षक के जगह भक्षक बन चुके हैं जी। तो हमने केवल इतनी बात करी, उसके बाद हम वहाँ से, हमने लगा कि मामला शांत हो जाएगा, और हमारा एफआईआर लिखने की हमने तैयारी करी। हम एफआईआर धरना स्थल पर आके एफआईआर लिख ही रहे थे कि पता चला कि पीछे से एसओ, डीएसपी, एसडीएम और 3-4 गाड़ी पुलिस के लेके वो धरना स्थल पहुँचे, और धरना स्थल पे एक इस तरह का दबाव बनाया कि जैसे यहाँ कोई अपराधी आ गया हो, कोई टेररिस्ट आ गया हो, और उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरी फोर्स लगा दी, दहशतगर्दी पैदा कर दी, और रोड पे भी अनाउंसमेंट करने लगे कि यहाँ दंगा हो जाएगा, बुद्धिस्ट हिंदुओं का दंगा हो जाएगा, जगह खाली करो, जगह खाली करो, ये खाली करो, बनते विनाचार्य को गिरफ्तार करो। हमने बात की एसडीएम से, एसडीएम ने कहा कि आपको यहीं रहना है, कहीं जाना नहीं है, आपको मारने के लिए गुंडे घूम रहे, बदमाश घूम रहे बाइकों पे, हिंसा फैल जाएगी। वो तो सैकड़ों की संख्या में हम देख रहे थे बनते जी, जब आप लोग इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब धरना स्थल की तरफ चले तो मोटरसाइकिल पर 3-3, 4-4 मोटरसाइकिलों पे वो लाल रंग के झंडे और जय श्री राम करते हुए लोग आगे पीछे घूम रहे थे। मुझे बताओ कि ये 5 मिनट में बाइकें तैयार हो गई, झंडे तैयार हो गए, नारेबाजी तैयार हो गई, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? महिलाओं में बड़ी दहशत थी, मैं था वहाँ पर उस समय। किसी को फोन भी करोगे तो घंटों लग जाती है इकट्ठे करने में। बिल्कुल, वहाँ 10 मिनट में तुमने सैकड़ों की संख्या में गुंडे इकट्ठा कर लिए। बिल्कुल हो गए। इसका मतलब है कि पहले से ही वो लोग ये फिराक में बैठे हुए थे, कैसे हिंसा हो यहाँ पे, कैसे बुद्धिस्टों के दिलों में, दिमाग में दहशतगर्दी पैदा की जाए, इनको भगाया जाए। वो दहशतगर्दी पैदा करना चाहते थे कि हमने जो आवाज़ उठाई महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की, हमने जो आवाज़ उठाई कि यहाँ पंडा पुरोहित महाबोधि महाविहार में किस तरह से अतिक्रमण करके हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस अधिकार से बैठा, किस अधिकार से यहाँ पे बैठा है, इनको किसने अनुमति दी है, क्या बीटीएमसी ने अनुमति दी है, क्या इन्हें बिहार गवर्नमेंट ने अनुमति दी है, या गया के प्रशासन ने अनुमति दी है? हम यही पूछ रहे थे कि अनुमति किसने दी है। तो उनकी जो पोल खुल रही थी, जो उनका काला चिट्ठा सामने आ रहा था, तो उसके एवज में वो ये दहशतगर्दी वाला माहौल बनाना चाहते हैं। पर जिम्मेदारी प्रशासन की है कि देश से और दुनिया से बुद्ध के दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, अगर प्रशासन की मौजूदगी में वहाँ के लोकल के गुंडे ये दहशतगर्दी पैदा करेंगे तो इसका मतलब ये कि प्रशासन और सरकार का हाथ है। बिल्कुल। हम रात को वहाँ से निकले, हमें ये तो पता चल चुका था कि अब ये कुछ बड़ा होने वाला है। तो हमने सोचा कि पहले हम अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा है, अभी हमारी जीत हुई नहीं है, आंदोलन चलेगा। पर हमें नहीं पता था कि हमारे पीछे पीछे जासूसी भी की जा रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ये मिलेंगे। तो जासूसी पूरी की गई हमारी टीम की तरफ से, और आंदोलन को ख़त्म कैसे किया जाए, क्योंकि जब 8 तारीख को आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुई थी, तो उस रात भी जाके हमने पुलिस की आंखों में आंखें डाल के कहा था बिल्कुल कि आंदोलन स्थगित नहीं होगा, और जिन लोगों ने स्थगित करने का ये तुम्हें जो चिट्ठी पर पत्र दिया है, ना तो मुझसे सहमत है और ना उनका वो आंदोलन। बिल्कुल, आंदोलन समाज का है, आंदोलन बौद्ध समाज का है, और बौद्ध समाज जब तक स्थगित करने की घोषणा नहीं करेगा, ये आंदोलन स्थगित नहीं हो सकता। एक आदमी के कहने से नहीं होगा। जब पूरे देश का बुद्धिस्ट समाज 12 तारीख को आएगा, ये फैसला हम 12 तारीख को लेंगे कि क्या होना और क्या नहीं होना है। कहीं इसी पे बम नहीं गिर रहे भारत पाकिस्तान युद्ध के, कि यहीं पे आगे बम गिरेंगे। ये पूरा गया है, पूरा भारत है। उस समय अमरनाथ की यात्रा चल रही थी, तो अमरनाथ यात्रा क्यों नहीं रोकी गई थी? वो नहीं कैंसिल की गई थी, वो तो बॉर्डर के पास ही है। बिल्कुल, उसको तो पूरा खतरा है।
उस पर तो हमले हो भी चुके कई बार। तो जब वो नहीं रोकी गई तो धरना स्थल क्यों रोका गया? बिल्कुल। और हमारे ऐसे स्वार्थी लोगों ने पुलिस के बहकावे में आकर, उसके बहकावे में आकर वहाँ डीएम की घोषणा नहीं है, वहाँ बिहार गवर्नमेंट के मंत्रियों की घोषणा नहीं है, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री घोषणा नहीं है धरना हटाने की इतना बड़ा निर्णय सिर्फ एसएचओ का कहना है। एसएचओ लेगा इतना बड़ा निर्णय। एसएचओ जबकि काल चक्र मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हैं। हाँ, काल चक्र मैदान में परमिशन है जी। काल चक्र मैदान में 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम करने की परमिशन दे रखी प्रशासन ने, 2.5 किलोमीटर दूर बस। उसे रद्द नहीं किया गया जी। आप सोचिए, उसे रद्द नहीं किया जा रहा है। कुछ तो कानूनी प्रोसेस होता है कि भाई देखो हमने बोध गया के जितने भी कार्यक्रम थे उन सबकी परमिशन रद्द कर दी, यहाँ पे संख्या इकट्ठी नहीं होगी तो माना जाता है कि यहाँ कानून अपना पालन कर रहा है जी। पर कानून केवल कह रहा है कि धरना स्थल नहीं चलेगा, यहाँ पे धरना स्थल हटेगा। और हमारे लोगों ने किस तरह से एसएचओ की बात पे सहमति जताकर हस्ताक्षर करके आ गए। बिल्कुल। इंस्पेक्टर ने हमारे ऊपर भी दबाव बनाया। एक दिन पहले मुझको बिठाया, 7 तारीख को मुझे बिठाया उन्होंने। इंस्पेक्टर आया, ये पूरी अपनी गाड़ी लेकर आया, बैठाया, मुझसे कहा कि आप साइन करिए इस पे। आपके साथियों ने साइन कर दिया इसके ऊपर। आकाश लामा ने साइन किया, बनते प्रज्ञाशील ने साइन किया, सुमित पाल ने साइन किए हैं धरना आंदोलन को स्थगित करने के। हमें हमारे साइन मांगे, बनते कौंसिल राहुल के भी साइन मांगे, हम लोगों ने इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर ये चेतावनी देते हुए गया कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मगर जब होगा तो कार्रवाई करना। फिर कौन रोकने वाला है? भाई मैं जुर्म करूंगा, मैं कोई बुरा करूंगा तो कानून का हक बनता है मेरे ऊपर कार्रवाई करने का। इसीलिए कहीं शायद पिछले 2-2.5 महीने से ये धरने की परमिशन मांग रहे हैं, इनको परमिशन नहीं दी जा रही है क्योंकि ये लिख कर दे चुके हम धरना स्थगित कर रहे हैं। बिल्कुल वही चल रहा था। अब उसी तरह जब ये स्थगित करने की घोषणा हमने रात के 11 बजे जाके मना कर दी और हमने ये कहा कि धरना टेंट की एक भी बल्ली नहीं हिला सकते। ये हमने खुला कहा, पुलिस की मौजूदगी में कहा कि टेंट नहीं हटेगा और पुलिस को मजबूरन वहाँ टेंट हटाना नहीं पड़ा। आपने देखा जहां पुलिस ने पत्र ले लिया और घोषणा कर दी कि कल टेंट हट जाएगा, 8 तारीख को हमने मना करी, 9 को टेंट नहीं हटा, वो कह रहे सीज फायर हो गया, टेंट नहीं हटा, वो बोले सीज फायर हो गया, 11 को टेंट नहीं हटा जी, 12 को टेंट नहीं हटा। अब 12 को टेंट नहीं हटा तो हमने 12 तारीख को एक घटना और घटी। ये 13 तारीख को क्यों हुआ? 12 तारीख को 2 परमिशन पत्र गए रैली निकलने के कि बोध गया में रैली निकलेगी जी। हमने पहला घोषणा की थी औपचारिक तौर पे कि हम धरना स्थल से महाबोधि महाविहार तक एक रैली निकालेंगे और वहां जाकर महावंदना करेंगे। बिल्कुल। इसी गहमा गहमी में आकाश लामा की तरफ से भी एक चिट्ठी चली गई कि हम भी निकालेंगे। पर देखते देखते 11 मई को शाम को इंस्पेक्टर का फोन आया कि आपकी आकाश लामा ने और बनते प्रज्ञाशील ने रैली निकालने से मना कर दिया और यहाँ पे जो रैली निकाला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कल राज्यपाल आ रहे हैं जी, बिहार के राज्यपाल आ रहे हैं तो उनके पूजा करने के लिए तो आप कोई भी रैली नहीं निकाल सकते और कोई भी वहाँ पे बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते। मैंने कहा ये हमारा अधिकार है, बिहार हमारा है, हम 1000 जाए 10,000 जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है सुरक्षा देने की और राज्यपाल सरकार के हैं, बिल्कुल हमारे नहीं है। उनका दायित्व पूजा करें और अपनी पूजा करके जाए। अब इंस्पेक्टर की बात कर गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि आकाश लामा ने रैली निकालने की बात कर उन्होंने स्थगित क्यों कर दी। इसका मतलब ये था कि हम तो राज्यपाल तो सुबह 10-11 बजे आने वाले थे। सुबह मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे का उनका प्रोटोकॉल था, उसके बाद वो जाने वाले थे 1 बजे। उसके बाद की आपकी परमिशन होनी चाहिए थी। बिल्कुल मैं उस समय वहीं पर था, सुबह 10 बजे की करीब की बात है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने मुझे खुद को एक कांस्टेबल भेजकर मेरे को बुलवाया और मुझसे कहा कि राज्यपाल का वीआईपी प्रोटोकॉल शुरू होने वाला, आप यहाँ से हट के बाहर चले जाओ। एक पत्रकार को ये कहता है कि तुम्हें राज्यपाल को शूट करने की मतलब यहाँ नहीं करोगे आप शूट। उसने मनोज कुमार सिंह ने खुद मुझे कहा कि तुम बाहर निकलो, यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ पे भीड़ करोगे। देखिए इंस्पेक्टर, जब मैं जेल में गया, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, इसमें 3 ग्रुप मिले हुए थे पूरा, अभी तक 3 ग्रुप काम कर रहे हैं। तो बंदे जी आपको पकड़ा कहाँ से, इन्होंने उठाया कहाँ से? हाँ, मुझे क्यों ये इन्होंने पकड़ा, जब मेरी जासूसी की गई तो इन्होंने मुझे एक पास के एक वही होटल था, उस होटल पे गए ये लोग रात के 1 बजे। 1 बजे के पहले 12:30 बजे इंस्पेक्टर का फोन मुझे आया। इंस्पेक्टर ने कहा बनते जी आपकी जान को खतरा है, ऐसे ऐसे जानकारी मिली कि कुछ लोकल एरिया में कुछ लोग गुंडे घूम रहे आपको मारने के लिए। तो मैं हंसा और मैंने पूछा आपको पता भी है गुंडे घूम रहे और आपने छोड़ भी दिया उन्हें? आपको टेलीफोन किया होगा, जानकारी मिली होगी, गुंडे घूम रहे तो आपने गिरफ्तार नहीं करा, तो मुझे फोन करने की आपने जहमत उठाई
पर उन्हें जो arrest घूम नहीं रहे किया। उनको अरेस्ट नहीं करा। मैंने ये बात कहा और उन्हें फिर मैंने कहा कि अगर घूम रहे तो आप देखिए, आपका क्षेत्र है, आप यहाँ के इंस्पेक्टर हैं। उसने कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी तो मुझे बता देना। मैंने फ़ोन कट गया, पर मैं सोचने लगा कि 12:30 बजे फ़ोन कर रहा है इंस्पेक्टर, मेरी इतनी चिंता कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जो इंस्पेक्टर मुझे दिन भर तक आंख दिखा रहा था, क्योंकि डुंगेश्वरी पहाड़ी पे हिंसा हुई, झगड़ा हुआ, मैंने तब इंस्पेक्टर को कड़े शब्दों में बोला। तब उसने मुझे ऐसा कहा कि हम कहाँ जाएंगे, आपके लोग तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। हर जगह अरे जहाँ हमारे स्थल तो हम तो जाएंगे वहाँ पे, बिल्कुल। तुम्हारी जिम्मेदारी वहाँ फोर्स लगाना। जब तुम्हें पता है कि 11 और 12 मई को देश भर से लोग आएंगे, तो फोर्स बढ़ानी चाहिए थी आपको, वहाँ पर फोर्स की गाड़ी बुलानी चाहिए थी, तो शायद हिंसा नहीं होती। अगर डुंगेश्वरी पहाड़ी पे जानकारी मिली थी कि हमें हर साल वहाँ पे हिंसा होती है, तो पुलिस को वहाँ पे 10-20 पुलिसकर्मी रखने चाहिए थे, तो शायद वो हिंसा ना रुक जाती। तो इंस्पेक्टर जो दिन भर मुझसे सही से बात नहीं कर रहा था, उसे रात के 12 बजे मेरी जान की परवाह कैसे होने लगी। मतलब फ़ोन ट्रेस करने की कोशिश, फ़ोन ट्रेस करने की कोशिश की गई और मुझे तो लग तो गया कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। हमारे साथ ही नीचे गए तो देखा कि सिविल ड्रेस में 4-5 लोग घूम रहे, तो वो रेकी कर रहे। हमने 1 बजे तक इंतजार किया, तो 1 बजे तक वो टहल रहे, पूरी रेकी कर रहे। तो उसी समय हमारी गाड़ी आई, लड़के लोग गाड़ी लेके पहुंचे, तो उनको गाड़ी में गिरफ्तार कर लिया। हमने टेलीफोन किया तो फ़ोन पे कोई और बोलता है, हमने कहा पुलिस आ गई है। पहले मन में ये था कि लोकल गुंडे, पर अब समझ में आया कि पुलिस आ गई है। तो पुलिस की 4-5 गाड़ियाँ होटल पहुंची और वो ऊपर हमारे कमरे पे गई, और उसमें बड़े बड़े बोले कहाँ से लेकर आए थे, वो तो थाने के भी नहीं थे, मतलब अलग प्रकार की वर्दी पहनने पहुंचे, जाके रूम में बैठे, लिखा पढ़ी करना शुरू कर दिए। कहाँ से है, कैसे है, ये है, आपको किसने यहाँ भेजा है, आपका क्या उद्देश्य है, क्या मनसा है। तो हमने इंस्पेक्टर से कहा कि ये आज ही पूछ रहे हो, सारा होमवर्क आज ही करोगे? ये आज ही करोगे, 90 दिन से हम बैठे हैं, तो आपको नहीं पता हमारी मनसा क्या है। फिर बोला कि आज के झगड़े से तनाव बढ़ गया है, आपको लोग ढूंढ रहे हैं, आपने किसी का कलें को सर फोड़ दिया है, किसी की पसली तोड़ दी है, और वो आपको मारने के पीछे है, और हमें हमारे ऊपर दबाव है आपकी सुरक्षा के लिए, और आपको यहाँ से ले जाना पड़ेगा। अब फोर्स ज़्यादा, अब उससे हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि रात का 1 से ज़्यादा टाइम हो चुका है। किसको कहेंगे तो मामला कुछ और ज़्यादा गड़बड़ ना हो, तो हमने सोचा कोई प्रशासन है, क्योंकि ये भरोसा था जब कुछ हुआ नहीं है, ये कार्रवाई भी करेगा तो इतनी कर तक सकता कि सुबह छोड़ देंगे 10-11 बजे की मारपीट हुई जी, छोड़ देगा चलान भर के, हिंसा कुछ हो ही नहीं है। तो हमें ये बोध गया थाना न ले जाकर, ये गया लेके चले गए। ओहो, गया ले गए, और गया हमें 2 बजे 2:30 बजे लेकर पहुँचे। तो वहीं मौजूद डीएसपी मौजूद था और एक अधिकारी, और उन लोगों ने फिर हमें 4 बजे तक वो लंबी पूछताछ करी, और आखिर में ये कहा कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आप इस आंदोलन से दूरी बना लो जी। ये डीएसपी का बयान था कि आप आंदोलन से दूरी बना लो, और 15 तारीख को आंदोलन खत्म होने वाला, प्रलोभन दिया जा रहा था, प्रलोभन दिया था, आप ये आंदोलन से दूरी बना लो, और 15 तारीख को तो आंदोलन खत्म हो रहा है। जो जिसकी खबर आप लोगों को और देश के लोगों को 15 तारीख को पता चली है, उसकी खबर 13 तारीख को पता चलेगी मुझे जी। उस रात को डीएसपी कह रहा है कि आंदोलन खत्म होने वाला है, आप दूरी बना लो, अगर आप कुछ करोगे देखो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप अपना चले जाओ, जब मर जाओ। ये भी कहा कि 10-15 दिन बाद आप लौट आना, हमें कोई परेशानी, हम आपको सुरक्षा भी देंगे, फिर फिलहाल निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा ये तो नहीं मैं कर सकता, मुझे इस चीज का डर नहीं था, ना तो इस चीज का भय था कि मेरे को कुछ उल्टे मुकदमे लगाए गए। मुझे पता था कि मैं इनकी बात नहीं मान रहा, तो ये फिर भी मुझे छोटे मोटे चलान करके भेजेंगे, ये तो मैं कंफर्म कर चुका था। लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का विश्वास जुड़ा था आपके साथ में। ये तो कि मैं तो साइन तो कर नहीं सकता, पर कार्रवाई करेंगे, छोटी मोटी कार्रवाई करेंगे, 2-4 दिन बाद में चलो आ जाऊंगा, मेरे मन में ये चल रहा था। तो मैंने कहा कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, और आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं ये कहा आंदोलन तो नहीं खत्म होगा, भाई इतनी बात मैंने कही। उन्होंने फिर मेरी बात नहीं सुनी, वो चले गए। सुबह वो बताने, वो तो एफआईआर की बड़ी बड़ी कॉपी लेकर आए जी, मुझसे साइन करवाने लगे। मेरा ऐसे थोड़ा सा नजर पड़ी एफआईआर पे, मैं तो चौंक गया, और इतना कुछ लिख दिया उसमें, मारा पीटा, पसली तोड़ दी है, दांत तोड़ दिया है, सर फोड़ दिया, गला दबा दिया है, और जना क्या का छीन लिया है, बहुत बुरी तरह से। मैं तो कोई भाई लंबी धारा बनाई गई, मैं फिर भी खुश रहा। इंस्पेक्टर ने कहा आके मुझसे कि बनते जी मुकदमा हो गया आपके ऊपर, लगता है हफ्ते 2 हफ्ते जेल जाना पड़ेगा आपको। अब मैंने मन में विरा 2 हफ्ते चले जाएंगे, झूठा फर्जी मुकदमा लगाया तो ज्यादा क्या चलेगा कोर्ट में, चले गए कोर्ट में। पर मुझे ये अफसोस था कि 15 तारीख को धरना खत्म हो जाएगा, ये विश्वास नहीं हो रहा था। वो हो गया, मैं जेल चला गया 14 तारीख को, 14 तारीख को जेल गया, 15 तारीख को ये खबर मुझे बाद में मिली
जब मैं 15-10 दिन जेल में रह लिया, खबर मुझे मिली कि 15 तारीख को 11 बजे आकाश लामा, बनते प्रज्ञाशील, सुनीत पाल और 2-3 लोग और थे, और उसमें एक शुक्ला बरुआ भी गई और 2-3 लोग और थे। डीएम ऑफिस 11 बजे पहुंचे और वहाँ लिखा पड़ी सारी हुई। शुक्ला बरुआ बाहर खड़ी कर दी उस महिला को, वो बाहर खड़ा कर दी, लोग अंदर गए। 11 बजे गए, 12:30 बजे वापस वहाँ से आए और आके इन्होंने वहाँ पे क्या कहा क्या नहीं कहा। इनको मालूम था कि आज रात को धरना हटेगा, ये रात को धरना हटेगा और मैं जेल में बैठा हूँ। ये सबूत बाहर के लोगों ने दिया, मुझे तो जानकारी 2 दिन पहले हो गई कि धरना आज हटेगा, और रात के 12 बजे पुलिस पहुंच गई 15 तारीख को और धरना हटाने लगी। शुक्ला बरुआ को पता चला कि धरना हट रहा, उसने फ़ोन किया बनते प्रज्ञाशील को, आकाश लामा को, फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन पिक नहीं किया। जो आदमी 2-2 बजे तक जगते थे वो रात के 12 बजे फ़ोन नहीं उठा रहे, और जिनको पता है कि धरना उठेगा तो वो लोगों को क्यों नहीं बताया। बिल्कुल, जब डीएम के सामने, पुलिस के सामने इन लोगों ने धरना हटाने का प्रस्ताव दे दिया, बिल्कुल, तो इन्होंने देश के लोगों को आगे क्यों नहीं बताया, देश के बुद्धिस्टों क्यों नहीं बताया कि हमें कार्यालय में आकर हमसे ये लिखवा दिया गया है। अरुण गौतम जब लाइव वहां से कर रहे थे, जिस समय हट रहा था, उसी समय लामा को बोलना चाहिए था लाइव पे आके कि धरना मेरे बिना सहमति के हट रहा है। आओ देशवासियों में आओ, क्यों नहीं बोला गया? नहीं बोला उसने, एक बार भी नहीं बोला। नहीं, ये तो रात के दिन में क्यों नहीं बोला? मैं अगले दिन की तो बात कर रहा हूँ, 16 पता चल गया, 16 तारीख की सुबह जिस समय धरना हट रहा था और अरुण का मोबाइल मनोज कुमार सिंह एसएचओ ने छीन लिया और उससे वो वीडियो बनवा रहे थे, तो उस समय लामा को बोल देना चाहिए था। क्यों नहीं बोला लामा ने? तो कहीं ना कहीं मन में खोट था बंदे जी, खोटता जी। नहीं तो जो पूरे समाज का विश्वास जुड़ा हुआ था, बिल्कुल, लामा 90 दिन से बैठा था, उसकी आंखों के सामने धरना हट गया। अरे वो कह रहा है कि मेरे को देखता रह गया, वो कह रहा है कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसकी जमीन थी कोई यादव करके है। अरे तुम स्टे लेते उसके ऊपर, सुरेंद्र यादव, तुम स्टे लेते उसके ऊपर। हमारे पास पूरा प्रूफ है जी, सारे एविडेंस लेकर आओ, सारे एविडेंस जी। सुरेंद्र यादव से पूरी की पूरी बातचीत हो चुकी है। सुरेंद्र यादव ने कहा मुझे अगर मैं इसको नोटिस देता तो मैं जमीन नहीं कब्जा सकता अपनी। बिल्कुल, अरे मैं अभी जमीन पे नहीं खड़ा अब तक, मेरा सरकार का मुकदमा चल रहा है, तो मैं लीगल नोटिस दे कैसे दूंगा? अच्छा, लीगल नोटिस तो कोर्ट से निकलेगा और कोर्ट अभी ये नहीं मानता कि जमीन मेरी है वो। ओहो, अच्छा, तो यहाँ भी लामा झूठ बोल गया कि मेरे ऊपर नोटिस आया। ये बताओ, आप पत्रकार है जी, मैं तो जेल चला गया जी, देश का एक आदमी मुझे ला दो जिसको नोटिस दिखाया उसने अब तक? नहीं, अभी तक तो किसी को नहीं दिखाया। मुझे एक आदमी दिखा दो। मेरे को तो बनता है जी, जब धरना, सच्चाई कह रहा, नोटिस दिखा दो लाके। जब मार्च में धरना यहाँ पर शुरू हुआ था तो मैंने स्पष्ट ये पूछी थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी, कि लामा जी यहाँ का क्या परमिशन तुम्हारे पास मिल गई है? बोले नहीं मिल गई है। अरे दिखाओ कहाँ है, मिल गई है तो? नहीं, पुलिस प्रशासन ने बोल दिया है क्योंकि मैं गोरखपुर में 24 दिन जेल में रहकर, आपको पता है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो बिजली चोरी का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होगा, जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज होगा आपके ऊपर, आपके पास परमिशन है ही नहीं। लेकिन वो हमेशा कहते रहे नहीं मिल गई। और बाद में उन्होंने कहा कि यादव, जो सुरेंद्र यादव जो जमीन का मालिक है, उसने मेरे पर केस कर दिया है, मुझे मजबूरी में जमीन खाली करनी पड़ रही है। ये जान बचाने का साथ ये सौदा हो चुका था, नोटिस तो बहाना था। सुरेंद्र यादव की अगर हिस्ट्री पता करोगे आप पत्रकार, अब जाके पता करना जी, वो ऐसा सांसद है, वहाँ पे सांसद है, वो सांसद है भैया। अच्छा, इतना मजबूत आदमी है वहाँ का कि वो तो कहते हैं कि अगर जमीन मुझे पता हो जाए कि यहाँ पे इतना बड़ा काम हो रहा तो अगर मेरे अधिकार में हो ये जमीन हो, मैं 10 साल के लिए दे दूँ, 10 साल के लिए दे दूँ उसे। तो बहुत बड़ी बात बोल दी, क्योंकि जेल में जो उसके रिश्तेदार यादव लोग थे उनके थ्रू हमारी बातचीत हुई जी। उन्होंने कहा अगर मेरे हाथ में अधिकार में जमीन होती तो मैं 10 साल के तो धरना रखो उस पे। बिल्कुल, मुझे कानो कान खबर नहीं कि वहाँ पे हो क्या रहा, मैं लीगल नोटिस क्यों दूंगा? मुझे लीगल पावर ही नहीं अभी तो उसकी। मतलब कोर्ट में केस चल रहा, वो कैसे दे देगा आपको लीगल नोटिस? मैंने कोई नोटिस नहीं दिया, ये झूठ फैलाया। तो बनते 66 दिन आप जेल में रहे, आकाश लामा की टीम या आकाश लामा का कोई वकील, आकाश लामा की तरफ से कोई व्यक्ति, क्योंकि आकाश लामा पिछले 2-3 महीने जब आंदोलन शुरू हुआ तो वो हर जगह ये कहते आ रहे थे कि जिसको आना यहाँ के बैठेगा। बनते प्रज्ञाशील का भी यही कथन था कि हम यहाँ से बाहर क्यों जाएं। जब वो 5 और 6 तारीख के लिए जब दिल्ली में प्रस्तावित हुआ धरना, तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में क्यों जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे। जिसको आगे धरने का सपोर्ट करना है वो बोध गया में आके करेगा। बोध गया मंदिर बोध गया में है, दिल्ली में थोड़ी है। अब ऐसा क्या घटना घटित हुई कि आकाश लामा वहाँ से फरार ही चल रहे हैं, दिन रात कहीं नागपुर, कहीं छत्तीसगढ़, कहीं सभा कर रहे हैं, और सभा में ये बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि हम बनते बिना चारा को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हमारे वकील लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार उनसे मिलने जा रही है। इस बात को लेकर स्पष्ट तरीके से हमको बताइए कि क्या आकाश लामा का वकील या उनकी टीम में से कोई 66 दिन में
क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जब वो गया प्रशासन में अपनी तारीखों पर गए और वहीं गया जेल है जहाँ पर आपको रखा गया था, तो वो चाहते थे जब वो अपनी तारीख पर गए थे तो आधा घंटा समय निकाल कर आपसे मिल सकते थे। क्या ऐसा हुआ बनते जी? मुझे ये बताइए, एक सच्चाई है जी, भेजने वाला फंसाने वाला मिलने क्यों जाएगा? समाज को दिखाने के लिए कि मुझे मतलब शायद जिम्मेदारी दिखाने के लिए भी चला जाए तो शायद उसके जुर्मों, उसके पापों का, जुर्मों का माफीनामा भी मिल जाए, प्रायश्चित हो जाए। और मैं 67 दिन जेल में रहा जी। आकाश लामा एक बार आए, मिलने आए। आते तो आंखों में आंख मिलाते जी, कैसे मिला पाते? प्रज्ञाशील बनते जी आए हो या दूसरे बनते सुनीत पाल आए हो? वो तो बनते थे, उन्हें तो आना चाहिए। मुझे ये बताओ, ये जो कहा कि हम उनकी पैरवी कर रहे हैं, मुकदमे भी कर रहे हैं और पैरवी भी कर रहे हैं। भाई बैठकर तुमने मुकदमा भी लिखा मेरे खिलाफ जी, और समाज तुम्हारे ऊपर विश्वास कर ले जी। तुम मुकदमा लिख रहे, समाज तुम्हें दुत्कारे ना, तुम्हें भगाए ना, इसलिए तुम झूठा प्रचार कर रहे हैं, बनते जी की पैरवी कर रहे हैं, वकीलों से झूठी वीडियो बनवा रहे जी। क्या देश के लोग नहीं जानते कि तुमने सुनीत पाल से क्या मुकदमा लिखवाया मेरे ऊपर मारपीट का, कि मैंने सुनीत पाल को मारा है जी? वो भी किस दिन, जिस दिन हमने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा करी, इसका मतलब बौखला गए वो जी कि उनके बनाए बनाए प्लान पे पानी फिर गया, उन्होंने स्थगित करा, हमने रुकवा दिया जी। तो उस डर से उन्होंने मुकदमा करा उस दिन मेरे पे, ये उस दिन की एफआईआर रही। तो आप मुझे बताए, जो मुझे जेल भेजने में पूरी साजिश रच रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, वो मुझसे मिलने कैसे आते? वो कैसे चाहेंगे कि मैं जेल से बाहर आ जाऊं? तो इनका क्या षड्यंत्र है? इनको महाबोधि महाविहार वाकई में कब्जा मुक्त कराना है या अपनी कोई राजनीति पारी खेल रहे हैं, समाज का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए मनसा अभी क्या है, जब ये धरना रखा गया तो इनका पहला प्रस्ताव गया धरना रखने से पहले बीटीएमसी में हम सदस्य बनाए जाए जी। बीटीएमसी ने सदस्य बनाने पे कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने कहा कि ये मामला सरकार का है जी, हमारा नहीं है। सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाओ। बीटीएमसी की गाइडलाइंस में महाश्वेता जो वहां की सचिव है उसकी गाइडलाइन में, महाश्वेता गाइडलाइन में कहा कि तुम यहाँ पे बैठो, सरकार तक अपनी बात पहुंचाओ, ठीक। सरकार तुम्हारी बात सुनेगी तो तुम्हें तुम्हारे इस प्रस्ताव को जो चिट्ठी तुमने दी है बीटीएमसी को, शायद इसकी पर कार्रवाई करते हो, तुम्हें सदस्य बना ले, धरने बैठ जाओ। ये 10 दिन धरने पर नहीं हुए तो तब से बातचीत करना शुरू कर दिया, कभी डीएम से कोई रास्ता निकालो जी, कोई हल निकालो, जिसमें कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकालो जिसमें जी। कभी सचिव से बात करना, जब ये जानते कि ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय है जी, डीएम हल नहीं कर सकता, सचिव हल नहीं कर सकता, पर डीएम और सचिव इतना तो कर सकता है कि बीटीएम से सदस्य बना दे। बिल्कुल, एक्ट तो रद्द नहीं कर सकते ना। पर ये डीएम से मांग रहे हैं एक्ट रद्द करने की मांग, ये सचिव से मांग रहे। बोधगया में बैठे, बोधगया बैठे, जबकि पटना राजधानी होगी, वहां जाके ये हल होगा समस्या जी। हमें पता चला, हम वहां पहुंचे। अब मैं बताऊं, शुरू के आंदोलन स्थगित होने की भी वही हुआ जी। मैं वहां पहुंचा, आप भी पहुंचे, आपने वीडियो देखा, पूरे देश में गया। बिल्कुल। मुझे उस दिन कहा कि बनते जी आप दिल्ली चले जाओ और दिल्ली में जाके कॉन्फ्रेंस करो और लोगों से कहो कि आंदोलन हमारा मजबूत हो गया। मैं उस रात को निकला जी, मैं उस रात को निकला और मैं मतलब बनारस पहुंचा नहीं था। रात के 1 बजे हो गया, टेलीफोन आ गया 27 तारीख को। हाँ, टेलीफोन आ गया कि बनते जी आंदोलन उठा दिया इन्होंने। मैं निकला, देखो जी, उस दिन भी ऐसे ही हुआ, मैं निकला वहां से, आंदोलन उठ गया। वो तो तय था, मतलब प्री प्लान था उस दिन भी जी। और इनमें से कोई भी लोग मौके पर मौजूद कोई मौके पे नहीं पहुंचा, पूरी एंटायर टीम से कोई भी मौके पर नहीं तो था। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आकाश लामा कहाँ चले गए थे? होटल में सो रहे थे। कहाँ चले गए थे? होटल में सो रहे थे। आंदोलन उस दिन भी हटा जी, और हट गए, ले गए भिक्षु को, उठा गए हॉस्पिटल में जी। हमने गाड़ी वापस करी, बिल्कुल वापस रात को भागे, सुबह तक पहुंच ले, फिर आए, बिल्कुल आए। काउंसिल वाले पहुंचे, बनते सुमित रतन भी पहुंचे, हम पहुंचे, हमने कहा धरना चलेगा, बिल्कुल वहां नहीं चलेगा, दोमान पे चलेगा, कहीं भी चलेगा। दोमान पे बैठे, बिल्कुल पूरा साफ करा, लोगों को बुलाया, आह्वान किया, हमने गद्दे बिछवाए, गद्दे बिछवाए अपने हाथों से, वो हमने गद्दे लगाए भैया, खाने की वो तिरपाल लगवाए, वहाँ पे सब व्यवस्था की गई और वहीं रुके। फिर आंदोलन फिर चलने लगा, गति पकड़ने लगा। अब इसको लगा कि तो मामला बढ़ता जा रहा, और मामला ऊंचा पहुंच गया। जब ऊंचा पहुंच गया, हमें नहीं पता चला इसकी रातों रात कहाँ बात हो गई फिर कि हम किरण रिजिजू से मिलने जा रहे। जी 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 जी। किरण रिजिजू से क्या संबंध तुम्हारा? लड़ाई बिहार गवर्नमेंट से है, मिलने किरण रिजिजू से जा रहे हो, केंद्रीय मंत्री से, और साथ में किनको? सुलेखा ताई को लेके जा रहे हैं। सवाल समझ में आ रहा, मतलब किरण रिजिजू दिल्ली में रहते हैं, सुलेखा ताई नागपुर में रहती है, तो नागपुर से दिल्ली आ रहे जी। इसका मतलब बोधगया का खेल नागपुर से चल रहा है। ये लोग पहुंचे तो आकाश लामा
धरना स्थल पे लोगों को कैसे मोबिलाइज कर रहा है कि बात हो रही है और खुशखबरी आने वाली है। 90% जीत गए हैं, 10% रह गए, बस दिल्ली जाना है और खुशखबरी 10% रह गया है। ये कैसा मामला था? किरण रिजिजू कोई मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री था, कि जाओ अगर खुशखबरी आ जाएगी। भाई सरकार ने तो उनको दिया है मामला कि जाओ तुम इस मामले को देख रेख संभालो, देख रेख इसको टैकल करो, क्या मामला है, क्या मामला का। लेकिन उनको ये तो उनका कोई बयान ही नहीं आया, उनका कोई बयान नहीं है। 90% पे तो उस कह के खुशखबरी आएगी और रातों रात पहुंचे, और पहुंच के ये कहते कुछ साथियों को लेके गए, पर साथी बाहर रह गए, अंदर चले गए जी। अंदर क्या बातचीत हुई, ये आए और फिर कोई खुशखबरी नहीं आई। हमने 2 दिन बाद यही पूछा था, बात कहाँ से बिगड़ी, उन्होंने पूछा कि लामा जी खुशखबरी कहाँ है जी, 10% कहाँ है, और 10% रह गई थी, खुशखबरी कहाँ है जी। और मैं कह रहा हूँ, ये मैंने पूछा, आकाश लामा ने दिल्ली जाने से पहले रोज कहा कि खुशखबरी आने वाली है, दिल्ली जाने वाला हूँ, बस 90% जीत हो गई है जी। मुझे बताओ दिल्ली जाने के बाद एक भी बार कॉन्फ्रेंस की हो कि खुशखबरी ये थी? बिल्कुल। किरण रिजिजू से क्या बातचीत हुई आज तक नहीं बताया। बिल्कुल नहीं। अगर पत्रकार है, मैं तो आपसे पूछ रहा, अगर आपको बताओ किरण रिजिजू से क्या बातचीत हुई हो, किरण रिजिजू से क्या बातचीत हुई, ये किरण रिजिजू के मैं साक्षी हूँ और बनते नागपुर के साक्षी है जिनके टेलीफोन से उन्होंने टेलीफोन किरण रिजिजू को लगाया, हैंड फ्री किया और बात करी, पूछा कि क्या बात हुई थी। किरण रिजिजू ने स्वयं अपने बयान में कहा कि भाई आदमी सही नहीं है। मैं बुद्धिस्ट हूँ, मंत्री बाद में पर एक बुद्धिस्ट हूँ, मैंने सोचा था कि ये आदमी आएगा और बुद्धिस्टों के और धर्म के हक में बात करेगा। इसने आकर सीधा कहा कोई रास्ता निकालो, धरना हम ज्यादा नहीं चला सकते और मुझे भेजो अंदर, मुझे कुछ भी करो। तो मैंने सुन तो ली, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी से जी। मैंने कहा कि ठीक है मैं बात करूंगा, मैंने इसको भेज दिया। उसके बाद वो कह रहे, फिर किरण रिजिजू ने कहा कि अगले दिन बौद्ध भिक्षु भी गए। मैंने उनसे कहा कि बौद्ध प्रतिनिधि को लेके आओ, हम इस पर विचार करेंगे। बिल्कुल, बौद्ध प्रतिनिधि को लेके आओ, यहाँ ग्रुप बन गए, बौद्ध प्रतिनिधि आए, बात करें, हम आगे तक बात पहुंचाएंगे। अब ये ग्रुप बनना, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते जी। अब आकाश लामा के सामने जब ये बात हुई किरण रिजिजू की, तो उसने आगे क्यों नहीं बताया कि किरण रिजिजू ने कहा क्या, बयान देना चाहिए था। बिल्कुल, और ये तो ऑफिशियली बात थी, तो क्यों नहीं मीडिया के सामने बोली गई। मैं माइनॉरिटी कमीशन में आप गए, किरण रिजिजू से मिले, बहुत सारी बातें हुई, तो क्या हुई? ये आपको बोलना चाहिए था, पर वो नहीं बोला गया। जब हमने पूछा, उसको लगा कि बात बिगड़ रही है, पोल खुल रही है। अब इन्होंने कहा कुछ तो षड्यंत्र करें। अब इनकी किस्मत भी ठीक ठाक थी कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, वहां से गिरे तो यहाँ अटके आगे भी रही है, कह लगे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा, इन्हें और मौका मिलेगा। अब इन्हें सदस्य तो नहीं बनाया जा रहा, अब पैसा बचा लो, पैसा खर्च करना बंद कर दिया, खाना पीना बंद हो गया। आप सोचिए ये 8 तारीख की बात है, 12 तारीख को प्रोग्राम हो रहा और कोई तैयारी नहीं हमारी है। जहाँ लाखों लोग आने वाले, वहाँ तैयारी हमारे पास कुछ नहीं है। हमने तो देखा बनते जी, जब आपने 12 तारीख के लिए 12 लाख लोगों के लिए आह्वान किया और आपने खाने पीने की व्यवस्था एक जगह पे की और आपके बैनर पोस्टर बाहर तक लगे, तो हमारे पास तो वो वीडियोस भी हैं, वो बैनर पोस्टर फाड़े गए। लामा जी की टीम के लोगों ने फाड़े, हमारे पास वीडियो है कि जिससे कि लोग वहाँ पहुँच ना पाए, रातों रात फाड़े। बिल्कुल। और आपने देखा, जिन्होंने वीडियो देखी होगी, मैंने किसी को ये नहीं कहा, मना नहीं करी, फिर भी वहाँ खचाखच पूरा हॉल भरा, लोग खाना खाने, हमने 1000 लोगों को खाना खिलाया, 1000 लोगों को खाना खिलाया वहाँ पे। और आपने देखा कि ये इनकी सच्चाई, कि किस तरह से समाज को ठगने का काम किया, ये 12 तारीख को पता चल चुकी थी जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे। 3 दिन तक ये बोले, हमने रोका टोका तो नहीं जी। 3 दिन तक इन्होंने ग्रुप बना के हमारे खिलाफ बयानबाजी कराई, सब कुछ बयानबाजी कराई, हमने कुछ नहीं बोला। हमने कहा था कि हम ऐसे बोलेंगे नहीं, हम समाज के सामने बोलेंगे, उनकी उपस्थिति में अकेले क्या बोले, विवाद कह देंगे कि झगड़ रहे थे, हम समाज आएगा तो भी बोलेंगे। मैं 9 तारीख को नहीं गया, 10 तारीख को नहीं गया, 11 तारीख को नहीं गया, 12 तारीख को गया। बिल्कुल। जबकि 3 दिन मेरे खिलाफ जहर उगला पूरा। 3 दिन तो उन्होंने BTMC BT एक्ट का मुद्दा हटा दिया, बस बिनाचार्य ने क्या किया, बिनाचार्य ने कैसे डराया, बिनाचार्य ने पुलिस वाले साथ कैसे झड़प करी, ये सब बयान करते रहे। अच्छा, दिन में तो बनते जी आप लोगों की सुलह हो गई थी, जब वो लुम्बिनी बुद्ध विहार के अंदर प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ तो आप लोगों की सुलह हो गई थी आराम से। आप लोग, आकाश लामा तो ये कह रहे थे कि अरे मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मेरा छोटा भाई बिनाचार्य मेरे बगल में बैठा है। ये बात 13 तारीख की है। हाँ, दिन की। हाँ, 13 तारीख के दिन में, 13 तारीख की बात दिन की। मैं तो उस दिन उनको सुनकर ये चौंक गया कि 3 महीने पहले से अगर इस बात को बोल देता तो यहाँ तक मामला नहीं आता, वो समझ जाता। हाँ, मैं तो उनके बचपन वाली हरकतों को मैं मतलब हंस रहा था अंदर सुनकर। तो आपने देखा, वो तो लोग ही चौंक गए कि आकाश नहीं, वो भी तब बोला जब मैं अंदर गया जी। उससे पहले नहीं, कुछ नहीं, उससे पहले तो विरोधी चल रहा था, विरोधी हो रहा था मेरा।
वो तो ये तो संतोष जी देवा से लग रहा मुझे। हाँ, आप किसी मैं का गया हूं तो तब जाके देखा सन्नाटा, बोला मेरा भाई भी आ गया भैया, मेरा ये छोटा हो भाई आ गया, गया। वो हो गया, दुनिया भर की बातें। अच्छा, ये सब बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, चलती रहेंगी। हम बीच बीच आप लोगों से समय समय पर इस बारे में और भी ज्ञान लेते रहेंगे। अब आप बाहर आ गए हैं, आप लगातार नागपुर, आगरा और कई कई जगह पर जाके लगातार धम देशना कर रहे हैं, और इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एक मतलब एक कहना चाहे कि उसको एक रूप भी देना चाह रहे हैं। और अभी 16 तारीख को आपने नागपुर में एक बड़ी सभा रखी है, उसके बाद एक पूरा रथ यात्रा मतलब पंचशील यात्रा आपने निकाली है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा अवगत कराएं। देखिए, आंदोलन बोधगया में चल रहा था जी। तो बोधगया में दो बड़ी समस्याएं, वो एक तो समस्या यह है कि हमने आंदोलन शुरू करने से पहले समाज को जागरूक नहीं करा। जी जी। समाज जागरूक नहीं हुआ। नहीं, वो करना नहीं था ना, खाली बीटीएमसी में जाना था, तो जब से उतने लेवल पर करना था, उतने लेवल पर किया, खत्म हो गया। वो तो हम लोग पहुंचे एक्ट करने के लिए, वो तो हम लोग पहुंचे, मीडिया पहुंची, मीडिया के माध्यम से आवाज बाहर पहुंच गई, पूरे देश में नहीं पहुंची। तो वो तो अंडरस्टूड बात थी, सेटिंग हो जाए, चुपचाप कर लेते, चुपचाप चले जाए। जी। तो हमें अब लगा कि 134 साल तक ये आंदोलन क्यों पड़ा है पेंडिंग, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, बिल्कुल, विधानसभा में पेंडिंग, समाज में सरकार पेंडिंग, की फाइलों में पेंडिंग, समाज में पेंडिंग। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि समाज जागरूक नहीं है। बहुत बड़ी बात है, समाज जागरूक नहीं है। समाज जितनी बुद्धिस्ट संस्था आएगी, मैं 1000 संस्था आएगी, मैं आज कह रहा हूँ उन संस्थाओं के धर्म प्रचार के एजेंडे में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन नहीं है। हम धर्म का काम कर रहे हैं और हमारे एजेंडे में मुक्ति आंदोलन नहीं है, जागरूकता कमी है। बोध भी रोज प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर प्रचार प्रसार में एजेंडा महाबोधि महाविहार नहीं है, किसी के एजेंडे में नहीं है। तो हमने कहा ये एजेंडा बनना चाहिए। जिस दिन देश की हर एक बुद्धिस्ट संस्थाओं में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन एक एजेंडा बन जाएगा जी, उस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। अब हमने संकल्प लिया कि धरने पर नहीं बैठेगा, तो धरना खत्म हो गया, आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब आंदोलन अपनी तीव्र गति से चलेगा और देश के कोने कोने के बुद्धिस्टों को, अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज को जागरूक करेंगे। पहले जी जागरूक करने का हमने टारगेट 12 फरवरी रखा है। 12 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ था। 12 फरवरी 2026 तक हम देश के हर एक राज्य में जाएंगे, और एक राज्य में जाकर गांव शहर के हर एक बुद्धिस्ट, अम्बेडकरवादी, बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करेंगे, और फिर एक साथ लोगों को दिल्ली बुलाएंगे, क्योंकि ये एक्ट जो है दिल्ली और पटना से हल होगा, बोधगया से नहीं होने वाला जी। बोधगया तो अच्छा लगा, सरकार नहीं है वहाँ पे। सरकार कहाँ पे? तो पटना में है, बिल्कुल, और पटना की सहयोगी सरकार दिल्ली में। तो दबाव दो जगह बनाना है। दिल्ली में बैठेंगे हम लोग, और दिल्ली में बैठने के लिए हमें देश भर की तैयारी करनी है। पटना में भी कुछ बौद्ध भिक्खु जो बिहार के से संबंधित हैं, वो उधर बैठ गए हैं। 23 तारीख से लगातार आज 9वां 10वां दिन है उनको बैठे हुए। कल चर्चा चल रही थी, भिक्खुणी वंदना रत्न करके हैं, तो वो कह रही थी कि पटना से इसका अधिकार निकला जाएगा, पटना से हमको शुरुआत करनी है। ये बात लीगली तौर पर से, कानूनी तौर पे जो भी कानून है वो राजधानी से बनते हैं जी, विधानसभाओं से होते हैं। तो बोध गया का जो कानून है, बेटी एक्ट जो है, वो बिहार की विधानसभा में है, और बिहार की विधानसभा पटना में है जी। तो पटना में ही प्रोटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल, जिससे कि हमारे प्रोटेस्ट की आवाज विधानसभा तक पहुंचे। हाँ, के सामने बैठे हैं, सामने वहाँ स्पीकर सुने, वहाँ बैठे मेंबर सुने, सब वहाँ बैठे मुख्यमंत्री हमारी आवाज सुने कि पटना विधानसभा के बाहर क्या हो रहा है, बिल्कुल क्या चल रहा है। तो ये आवाज या तो बिहार की गवर्नमेंट सुने या फिर दिल्ली गवर्नमेंट सुने जी। तो दिल्ली में करना हमारा लक्ष्य यही है कि हम ये आवाज दिल्ली में उठाएंगे। ये बड़ा इंटरनेशनल मामला है जी, इंटरनेशनल मामला है। तो वहाँ पे इंटरनेशनल, यहाँ पर देश के सभी देश के लोग यहाँ पर बैठते हैं, दूतावास ये बने हुए, उनकी इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर रहेगी। तो हमारी खबर जब दिल्ली में महाबोधि महाविहार की चलेगी, बेटी एक्ट रद्द करो, बेटी एक्ट क्यों रद्द करो कि वो बौद्धों का है, वहां पर अब एक तरीके से बेटी एक्ट बनाकर महंतों का कब्जा करा रखा। तो ये खबर जब देश और दुनिया तक जाएगी, इंटरनेशनल दबाव बनेगा, और मतलब कि देश की राजधानी प्रोटेस्ट हो रहा है, बोधगया में नहीं हो रहा, दिल्ली की राजधानी प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी अनिश्चितकालीन, दुनिया भर की मीडिया देख रही है। अब लगेगा कि यहाँ पे सरकारों को झुकना पड़ेगा। तो ये एजेंडा हमने 12 फरवरी 2024 तक का तय किया है। मतलब आप दौर में आप पंचशील यात्रा निकालेंगे महाराष्ट्र से, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में आते हुए 12 तारीख को जंतर मंतर से शुरू करते हैं, जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। तो ये महाराष्ट्र की यात्रा, फिर छत्तीसगढ़ की यात्रा, फिर मध्य प्रदेश की शुरू होने वाली है, मऊ से बड़ौदा तक की। तो 3 स्टेटों की यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके साथ साथ गुजरात के प्रोग्राम भी है, राजस्थान के प्रोग्राम भी है, उत्तर प्रदेश के प्रोग्राम है। उत्तर प्रदेश के लोग भी लगे, वो भी कह रहे हम लोग भी यात्रा ही निकालेंगे, बिल्कुल। तो ये हमारा यात्राओं का, जनसभाओं का कार्यक्रम होगा। तो करीब करीब 6-7 महीने हम लोग पूरे देश में घूम घूम के ये जागरूकता पैदा करेंगे। इस जागरूकता का जो परिणाम होगा वो 12 फरवरी को दिल्ली में देखने को मिलेगा।
एक बहुत बड़ा संकल्प बनते जी ने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है कि 16 तारीख से नागपुर से शुरू होगी पंचशील धम्म यात्रा, जिसको संचालित करेंगे आदरणीय बनते हाँ, मार्गदर्शन होगा भंते ज्ञान ज्योति जी, ज्ञान ज्योति जी का। ज्ञान ज्योति माथे बड़े सीनियर हमारे मोंक हैं नागपुर के। तो 16 तारीख से ज्ञान ज्योति जी भंते जी के अध्यक्षता में, उनके संरक्षता में ये पंचशील यात्रा निकाली जाएगी। और जैसा कि भंते जी ने बताया कि पूरे देश में घूमकर ये 12 फरवरी को पुनः एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर से संसद के बाहर खड़े होकर अपनी आवाज़ को उठाएगी और महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए, इसको लेकर काम करेगी। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कहाँ तक सहमत हैं? क्योंकि जो दिखाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, जो कुछ लोग, चंद चाटुकार लोग जो पहले दिन से बैठे हैं और वो बार बार अपनी वीडियो में ये कह रहे हैं कि हम पहले दिन से बैठे हैं, मैं पहले दिन से इसको दिखा रहा हूँ, जिनको 50 आदमी देखना पसंद नहीं करते, और वो ये कह रहा है, ये दम भर रहा है आज भी, मतलब 170 दिन बाद भी भंते जी, कि मैं पहले दिन से इसको दिखा रहा हूँ आंदोलन को, और मैंने पूरे विश्व में फैला दिया है। मैं उनसे एक आपकी मीडिया में उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो दावा कर रहे मैं 3 साल से चला रहा हूँ, विनाचार्य बाद में आया है जी, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो बाद में आया हूँ जी। तुम कौन से पहले आए हो? तुमसे पहले तो बनते सुरेश सर चला रहे थे, तो उनके साथ साथ तो बनते आनंद चला रहे थे। बिल्कुल। तो तुम तो आज 3 साल पहले आए हो। बिल्कुल। वो 35 साल पहले चला रहे थे। 135 साल से चल रहा है। 135 साल चल रहा है। अनागरिक धम्मपाल पहले चलाते आ रहे, तो ये तो कड़ी टू कड़ी जुड़ रहा है। अनागरिक धम्मपाल ने अपने, तुम्हारे बाद कोई और चलाएगा? हाँ बिल्कुल, हमारे बाद कोई और चला सकता है अगर मुक्त नहीं करा पाए। बिल्कुल। तो अनागरिक धम्मपाल ने चलाया, फिर बनते सुरेश ससाई ने चलाया, बनते आनंद ने चलाया, उसमें तुम्हें मौका मिला, पर तुमसे हुआ क्या? 10 लोगों ने नहीं जाना। जिस दिन हम पहुंच गए उस दिन देश जान गया। हम ये नहीं कह रहे अब तुमसे पहला है, हम आए तुम्हारे बाद में, और हमारे आने पर देश जान गया। बिल्कुल। तुमने तो महिलाएं पिटवा दी, जय श्री राम के नारे लगवा दिए। महिला पिटवा दी, महिला को रक्षा नहीं कर सके, धरना बचा नहीं सके। बिल्कुल। मैं जेल गया, अकेला जेल गया। आकाश लामा तो बाहर था, बिल्कुल। प्रज्ञाशील बाहर थे, करवाते जमाल बाहर थे, बनते और भी बाहर थे। धरना क्यों नहीं रुका? ये सवाल करते हैं बुद्धिस्ट समाज ने करा, क्यों नहीं धरना रुका? अगर विनाचार्य की वजह से धरना नहीं था तो विनाचार्य के जाने के बाद धरना हट क्यों गया? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। क्यों नहीं रोक पाए? और जब तक विनाचार्य थे स्थगित भी हुआ, पुलिस ने हटाने की घोषणा भी करी, पर हटा नहीं पाए। इसलिए बनते जी को हटा दो पहले जी। तो उन्होंने कहा कि धरना तो नहीं हटेगा, विनाचार्य को पहले हटा दो तो धरना हट जाएगा, वो इन्होंने कर दिया। तो परसों मैंने 27 तारीख को एक धरना प्रदर्शन पुनः रखा गया जंतर मंतर पर, जहाँ पर राष्ट्रकवि राहुल नागपाल और पत्रकार राहुल नागपाल ने एक वहाँ से सवाल उठाया कि आकाश लामा बनते नहीं है, लेकिन लोग उनको बनते जी बदनामी कर कर उनको संबोधन करते हैं, लेकिन आकाश लामा एक बार भी ये मना नहीं करता है कि मैं बनते नहीं हूँ, लामा हूँ या एक साधारण उपासक हूँ। तो ये एक छोटी सी बात नहीं है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को देखा जाए तो कई देश के लोग आकाश लामा के खिलाफ खड़े जाएंगे, लेकिन हम फिर भी ये कह रहे हैं, पुनः ये चाहते हैं कि सब मिलकर एक साथ इस लड़ाई को लड़ें, अपनी मैं को छोड़ें, क्योंकि जब तक मैं चलती रहेगी, 134 साल हो चुके हैं, 134 साल और निकल जाएंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो पाएगा। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।